हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के ज्योग्राफी भारत संसाधन एवं उपयोग, है ना। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुत विस्तार रूप से, ताकि हमारे माइंड में अच्छा से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे भारत संसाधन एवं उसके उपयोग, है ना। यानी भारत संसाधन एवं उपयोग आज पढ़ने वाले हैं कि हमारे भारत में, है ना, संसाधन का क्या उपयोग है ना। यानी ज्योग्राफी में आता है, भूगोल जिसको बोलते हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम कुछ ज्योग्राफी का जानकारी ले लेते हैं, है ना, कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ज्योग्राफी के पिता कौन है ना, भूगोल क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद हम वीडियो में चलते हैं। ठीक है, चलिए। कहता है कि भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप या पृथ्वी की संरचना और उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे पहाड़, महादेश, नगर, नदी, समुद्र, वन, खनिज तत्व। यानी कह रहा है कि भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम ऊपरी स्वरूप या पृथ्वी की संरचना और उसके प्राकृतिक भागों और पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि भूगोल में एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के संरचना, उसके आकार, है ना, कि पृथ्वी का संरचना कैसा है, उसका आकार क्या है, उसके प्राकृतिक भाग क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ तत्व पाए जाते हैं, है ना, उसके बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। यानी कहने का मतलब साधारण भाषा में बोला जाए तो पृथ्वी के बारे में, है ना, ऊपर और नीचे के बारे में या प्राकृतिक भागों के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल किस शब्द से मिलकर बना होता है, भूगोल का निर्माण कैसे हुआ है। देखिए, भूगोल का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। पहला है जियो, है ना, जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है। दूसरा होता है ग्राफो जिसका अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना, है ना। यानी पृथ्वी के बारे में लिखना या वर्णन करना या उसके बारे में जानना ही ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि भूगोल के पिता यानी ज्योग्राफी के पिता यानी कि इसके जन्मदाता जिसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इरास्टोस्थनीज को। ठीक है ना। यह एक प्राचीन यूनानी विद्वान थे। ठीक है, चलिए अब बुक में चलते हैं। देखिए, कहता है कि भारत संसाधन एवं उपयोग, हमारे भारत में संसाधन का क्या उपयोग है, संसाधन का क्या महत्व है, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। कह रहा है कि आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे कलम हो गया, कॉपी हो गया, टेबल हो गया, रुपया हो गया, विभिन्न प्रकार के उपयोग वस्तुओं करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। हम जितना भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, है ना, वह उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या होती है, संसाधन कहलाती है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। कहता है कि संसाधन जो है जो भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ जो मानवीय पदार्थों की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। जैसे कहने का मतलब भौतिक में क्या आ जाता है, भौतिक में अगर बात किया जाए तो भौतिक में आ जाता है भूमि, मृदा, जल, खनिज, है ना। ये सब पदार्थ है जो मानव आकांक्षाओं को पूर्ति में सहायता करता है। जैसे मृदा, जल, खनिज ये सब क्या है, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, हमारे आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे जल है तो हमको पीने के लिए उपयोग करते हैं, खनिज है ना, भूमि है, मृदा है ना, खनिज, तेल, पेट्रोलियम ये सब जो है जो हमारे मानवीय आवश्यकताओं को क्या करता है, पूर्ति करता है, सहायक होकर ये सब क्या बन जाते हैं, संसाधन बन जाते हैं। दूसरी ओर जैविक संसाधन,
पदार्थ वनस्पति, वन्य जीव तथा जल जीव मानवीय जीवन में को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। मतलब कह रहा है कि जैविक पदार्थ भी हैं, जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु, जलीय मानवीय जीवन को सुखमय बनाता है ना। जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, जलीय जीव होते हैं, इस सब से हमारे पृथ्वी पर्यावरण को, है ना, सुंदरता बनाता है, यानी सुखमय बनाता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है। फिर देखिए कहता है उपयुक्त में भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। मतलब कहता है कि भौतिक पदार्थ हो या जैविक कोई भी पदार्थ हो, वो बगैर तकनीक के उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि टेबल दे दिया, बात की मतलब, ठीक है, टेबल या कोई लकड़ी हमको तरला के दे दिया, उसको हमको पास दिमाग है ही नहीं है कि हम टेबल को किस प्रकार से हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। यानी कहने का मतलब हमारे पास बुद्धि है, टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, तब उसका हम उपयोग कर सकते हैं, वह हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, न तो वैसे ही संसाधन नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर कहता है अनादिकाल से ही अरण्य में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। मतलब कहता है कि बहुत समय पहले से ही वनस्पति एवं जीव उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। मतलब कह रहा है कि बहुत समय पहले बहुत सारा चीज़ जो है, जो हमारे पृथ्वी पर मतलब उपलब्ध थे, लेकिन मानव व्यक्ति को तकनीक नहीं था उस टाइम की, मतलब किस प्रकार से मतलब इसका उपयोग किया जाए। जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता गया, जैसे जैसे हम लोग उसका उपयोग करते गए। जलाशय एवं सागरों में खनिज पृथ्वी गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय आदि मानव में तकनीक ज्ञान का अभाव था। मतलब वही कह रहा है कि बहुत समय पहले क्या था कि मतलब पेड़ पौधा जितना भी था, ढेर सारा, जितना लाखों वर्ष पूर्व कोयला पेट्रोलियम बहुत सारा पड़ा हुआ था हमारे धरती के अंदर, लेकिन व्यक्ति के पास, मानव के पास तकनीक ज्ञान नहीं था कि हम उसका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तकनीक का अभाव था। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकता में वृद्धि होती गई। जनसंख्या बढ़ेगा तो आवश्यकता भी बढ़ेगा। कह रहा है कि धीरे धीरे जनसंख्या में आवश्यकता होती गई, वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। मतलब कहता है कि जैसे मान लो कि अगर आग लहकाना है तो आग लहकाने के लिए मतलब पत्थर का इस्तेमाल किया। उसी प्रकार मान लो कि अगर हमको खेत को अगर काटना है या पानी पीना है, तो या मतलब कोई भी चीज़ अगर करना, खेत को काटना है, तो मतलब पहले के लोग मतलब किसी चीज़ से काटते होंगे, लेकिन अब तो मशीन का निर्माण कर दिया है ना। जैसे जैसे मानव मतलब बढ़ते गया, वैसे वैसे उसका मानव का वृद्धि का विकास होता गया, जैसे जैसे ज्ञानार्जन बढ़ता गया। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। कह रहा है कि इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर, मतलब आदि मतलब बहुत समय पुराने, बहुत समय पहले क्या मतलब आदि मानव जो था ना, तकनीक को पाकर, यानी तकनीक यानी टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तकनीक को पा करके, है ना, एक ज्ञानी मानव बन गया। जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, मानव के अंदर ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे मानव का विकास हो गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। कहता है कि पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ, जितना भी उपलब्ध पदार्थ था, उसको जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में सक्षम हो गया। कहने का मतलब यह कह रहा है कि जितना भी पदार्थ था हमारे धरती के अंदर, है ना, कोयला, पेट्रोलियम, जल, विद्युत, जितना भी सारा था, उसको मानव है जो अंदर से उपयोग के लिए, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, तकनीक बढ़ा, उसे उसका उपयोग में, अपने उपयोग में लाने लगा। जैसे मान लो कि पंखा चलाना है तो बिजली का निर्माण कर दिया, है ना, गाड़ी चलाना है तो पेट्रोल होना ज़रूरी है ना। तो इस सामान का निर्माण, ताकि मानव को क्या मिल सका, सुविधा मिल सका, है ना, सुविधा मिल गया, है ना। तो ये सब क्या, मानव सक्षम हो गया, यानी मानव के जीवन में सुखमय प्राप्त हो गया, सुखमय बनाने में सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है, तब सभ्यता विकसित होती। मतलब कह रहा है कि जब पर्यावरण में, यानी पेड़ पौधों में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का उपयोग होता है, यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है,
तब सभ्यता विकसित होती है। सभ्यता यानी समाज विकसित होता है ना। अतः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कहता है कि मानव को जो जीवन है निर्वाह तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जो मतलब का आम तौर पर सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। मानव अपने जीवन को मतलब बचाने के लिए तौर तरीके हैं जो अपने पुराने संस्कृति को स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है ना। बहुत ही व्यापक यानी बहुत ही आसान है। जहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरनमैन कथन उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, है ना। यह किसने कहा था? जिमरनमैन में। आपसे पूछ देगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है, यह उल्लेखनीय किसका है? तो यह संसाधन होते नहीं बनते हैं, है ना। संसाधन होते नहीं, उसको जब तक बनाइएगा नहीं, उस जब तक वो उपयोग में नहीं आएगा, ठीक है। तो संसाधन होते नहीं बनते, यह किस कथन है? तो यह जिमरनमैन का है ना, जो एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। कह रहा है वर्तमान यानी कि अभी के समय में अगर हम सेवा कर रहे हैं, है ना, एक अगर गाड़ी हमारे पास है, एक जगह से दूसरे जगह हम ले जा रहे हैं यानी सेवा को प्रदान कर रहे हैं, तो यह एक प्रकार का संसाधन है ना। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है और उनके द्वारा कार्यकलाप भी है, यह भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। जैसे मान लो कि कोई कवि है, कोई कविता लिख के मतलब पैसा अर्न कर रहा है, कोई गाना गाकर पैसा अर्न कर रहा है, कोई गाड़ी चलाकर पैसा अर्न कर रहा है ना। यह एक प्रकार का कोई चित्रकार अपने चित्र बना करके पैसा अर्न कर रहा है, तो यह काम करके, है ना, अपने आप को संतुष्ट कर रहा है ना। तो यह एक प्रकार का संसाधन है। यानी कोई काम करना ही एक प्रकार का संसाधन होता है। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो वह हमारे लिए क्या हो जाता है? संसाधन हो जाता है ना। और अपने आप को संतुष्ट कर रहा है उनके द्वारा, तो यह एक संसाधन भी है। चलिए फिर कहता है कि संसाधन कहलाएंगे कवि का कविता, रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायिका भी संसाधन है। मतलब कह रहा है कि अभी बोलें कि कवि यानी कोई कविता लिख रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई चित्रकारी कर रहा है, कोई गायिका गा रहा है, तो यह एक संसाधन के अंतर्गत आता है। यानी काम, कोई ना कोई काम कर रहा है, यानी काम करना ही संसाधन हो जाता है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। कह रहा है कि सच तो यही है कि मानव जो है, जो एक स्वयं संसाधन है, क्योंकि इनके पास ज्ञान तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोग बना सकता है। मतलब मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि उसके पास क्या है? टेक्नोलॉजी है ना। टेक्नोलॉजी यानी ज्ञान है ना, ज्ञान है। कोई भी वस्तु को अपने उपयोग में ला सकता है ना। किसी भी वस्तु को, जैसे मान लो कि हमारे पास लकड़ी ले आया, हमारे पास टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो हम उसका अपना काम लगे उपयोग कर सकते हैं नहीं ना। तो मानव एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति है जो अपने ज्ञान के द्वारा, तकनीकी के द्वारा, है ना, अपना उस वस्तु को, है ना, बुद्धि दिमाग से बना करके अपने उपयोग में ला सकता है, ठीक है। किसी भी वस्तु को उपयोग बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि किसी संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। कोई भी मतलब व्यक्ति का यह धारणा भ्रामक है कि किसी भी संसाधन प्राकृतिक उपहार है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन विभिन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन में संपन्न राष्ट्र ही विकसित करते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है। मतलब कहता है कि कौन सा ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधनों में विपन्न है? तो जापान। मतलब यह कह रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन को अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका उपयोग करता है ना। जैसे हमारा बिहार है, तो बिहार को पिछड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जनसंख्या भी है, और प्लस में यहाँ पर टेक्नोलॉजी का कंपनी समझो है जो नहीं यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है, कंपनी नहीं है। और इस यहाँ पर मतलब कानून व्यवस्था ये समझो है जो उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है।
तो वही कह रहा है कि जापान एक ऐसा जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, यानी विभिन्न है, किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। मतलब कह रहा है कि इसके पास ऐसा टेक्नोलॉजी है, जापान के पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि वह मानव संसाधन को तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं, यानी टेक्नोलॉजी में अगर बात किया जाए, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह देश है जो उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित में देशों में श्रेणी में खड़ा है। यानी कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ या कोई भी चीज़ हो उसका अपने टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल कर अपने विकसित देश को खड़ा कर सकता है। अतः किसी भी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन को भी बहुत ही भूमिका होती है। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के बीच अंतर सर्व स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं, है ना। मतलब कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के वैसा पदार्थ है जो मानव को नियंत्रण स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ टेक्नोलॉजी जो संस्थाओं को बीच जोड़ता है ना, जिससे पर्यावरण पदार्थ को उपयोगी बन जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि व्यक्ति के पास ऐसा ज्ञान है जो पर्यावरण में उपलब्ध जितना भी पेड़ पौधा है उसको अगर हम तकनीकी से यानी टेक्नोलॉजी से अगर हम उसके बीच संबंध स्थापित करता है, जिसके कारण पर्यावरण में पदार्थ उपयोगी बन जाता है। चलिए, कहता है संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, इसका वर्गीकरण क्या क्या है। तो देखो, संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। ठीक है, निम्नलिखित आधार है। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें, उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अगर वहीं बी में बात किया जाए उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता मतलब कहने का मतलब है अपने उपयोग के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर यानी कि उत्पन्न होता है, यानी कि प्राकृतिक द्वारा। स्वामित्व के आधार पर यानी कि स्वयं के आधार पर अगर बात की यानी व्यक्ति को स्वयं के आधार पर के भागों में बांटा गया है, स्वयं के आधार पर, है ना। सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, यानी चार भागों में बांटा गया है ना। जो देखिए इस अथी में दिखाया गया है, देखिए विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य विकसित भंडार और संचित दिए गए चार्ट की मदद से भी संसाधन को समझा जा सकता है। ये जो चार्ट है इसके माध्यम से भी हम संसाधन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट को बाद में समझेंगे, चलो इसमें देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, मानवीय को भी दो भागों में, संरचनाएं एवं मात्रा एवं गुणवत्ता, है ना। मानव द्वारा क्या संरचना है, संस्था है, उसमें मात्रा क्या है, गुणवत्ता क्या है ना। प्राकृतिक यानी प्राकृतिक में दो भागों में, नवीकरणीय अनवीकरणीय, है ना। उसी प्रकार से देखिए संसाधन के प्रकार में चलिए, उत्पत्ति के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पन्न के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। ठीक है, तो जैव संसाधन ऐसा संसाधन, जैव संसाधन किसे कहते हैं, देखिए ऐसा संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। यानी सजीव यानी कि सजीव किसको कहते हैं, जो जिंदा है, जिसमें जान है, प्राण है, श्वास ले रहा है। ठीक है, तो सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुपालन एवं प्राणी समुदाय, है ना। इसमें क्या होता है कि जो जैव मंडल से प्राप्त होता है, ठीक है, जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूहों को अजैव संसाधन कहता है। निर्जीव यानी कि जिसमें चलने फिरने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को संसाधन कहा जाता है, जैसे चट्टान, धातु, खनिज, इस सब में जान है नहीं ना, इसको निर्जीव कहते हैं। ठीक है,
जो अजैव मंडल से प्राप्त होती है, ठीक है, जो अजैव मंडल से प्राप्त होती है, जो निर्जीव वस्तुओं के समूह को, है ना, जो अजैव मंडल से प्राप्त होती है उसको निर्जीव वस्तुओं को समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, ठीक है। अजैव संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। फिर कहता है उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो वर्ग होते हैं, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर यानी कि मानव द्वारा उपयोग करने के आधार पर, है ना, मानव द्वारा उपयोग करने के आधार पर, ठीक है। वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन, दो हुआ, ठीक है, एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन प्राणी, जिन्हें सतत प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब कह रहा है कि उपयोगिता के आधार पर यानी कि मानव द्वारा उपयोग के आधार पर, है ना, संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन में कह रहा है कि वैसा संसाधन है जो भौतिक रासायनिक या यांत्रिक किसी भी प्रकार द्वारा, है ना, किसी भी प्रकार द्वारा, अगर हम किसी भी प्रकार द्वारा प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा है तो सौर ऊर्जा को एक मरतबा उपयोग करने के बाद दोबारा हम उसका उपयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, जल है, जल को एक मरतबा पीते हैं तो दोबारा नहीं पीते हैं। यानी कि मतलब कहने का मतलब यह हो रहा है कि जिसको हम एक बार उपयोग कर लिए और फिर हम पुनः उसका उपयोग करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। एक बार उपयोग करने के बाद फिर दोबारा हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। विद्युत, जल, ऊर्जा, ये सब क्या है, जिसको ख़त्म होने के बाद इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। फिर अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है, यह एक ऐसा संसाधन का विकास है जो लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रक्रियाओं को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो पुनः चक्रीय नहीं, एक बार प्रयोग होने के साथ भी वे समाप्त हो जाते हैं। इसम सीमित मात्रा में पाया जाता है धरती के अंदर, ठीक है। मतलब कह रहा है कि अनवीकरणीय संसाधन यह एक ऐसा संसाधन है जो लंबी अवधि तक, यानी कि जो लंबा समय तक निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक भूकंप आया था जिसमें जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी ढेर सारा थे जो धरती के अंदर समा गए थे, है ना। तभी हम सोना, चांदी, कोयला, विद्युत खनिज पृथ्वी के अंदर से निकल पाता है, ठीक है। तो इसको निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, बहुत समय लगता है बनने में, ठीक है। जैसे कोयला हो गया तो कोयला धरती के अंदर है तो कोयला को बनने में लाखों वर्ष लग जाता है, बहुत समय लगता है। इसीलिए इसका हम एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार उपयोग कर लिए उसका हम उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो कि कोयला है, जीवाश्म ईंधन है, जैसे मान लो कि जीवाश्म ईंधन है, इसको एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं इतना भर, ठीक है। फिर अगला वीडियो में हम आगे और बतावेंगे, ठीक है।